नमस्कार माय डियर यूनिक फ्रेंड्स। चलिए हम और आप मिलकर शुरू करते हैं आज का सेशन। और ओएस का जो पेपर सॉल्व हम कर रहे हैं लगातार थर्ड पार्ट पे पहुंच गए हैं, जहां 76 नंबर क्वेश्चन से लेकर 110 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये पेपर जो है वो रायपुर डिवीजन द्वारा किया गया था ओएस एलडीसी का 15% एलडीसी कोटा के तहत। जो जैसे क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। और आप यूनिक हैं, अपने आप को ये कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं अपने नॉलेज को। और जो कोई भी इस वीडियो में बना रह रहे हैं उनकी सफलता की दर काफ़ी बढ़ गई है। और इससे काफ़ी खुशी हो रही है कि इससे आप लोगों को फायदा हो रहा है। तो बेनिफिट उठाते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 पे हम आ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए है श्री एच पी वाडिया ऑफ श्री एच पी वाडिया को भारतीय मजदूर आंदोलन का जनक के रूप में जाना जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, जाना जाता है। बी है कोलकाता में टेक्सटाइल श्रमिकों द्वारा प्रथम औद्योगिक श्रम संगठन बनाया गया था। तो आई थिंक ये गलत है, क्योंकि द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेड यूनियन था, जिसका नाम मद्रास लेबर यूनियन था, वाज फॉर्म इन 1918। और इसको ही बनाया था एच पी वाडिया ने। ठीक है, बीपी वाडिया या एच पी वाडिया ऐसा कुछ नाम था उनका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बी 76 का जो बी ऑप्शन है ना, ये गलत है। फिर भी आगे देख लेते हैं। ए आई आर एफ और एन आई आर एफ से सन 1956 में विघटित हुआ। ए आर एफ गेट सेपरेट फ्रॉम एन एफ आई आर इन द ईयर 1956। तो ये सही है। डी है पीएनएम वाज सेटअप इन द ईयर 1952। सन 1952 में पीएनएम की स्थापना हुई। तो ये तीन स्टेटमेंट सही हैं। और बी नंबर जो है वो गलत है, क्योंकि मद्रास लेबर यूनियन जो था वो बनाया गया था 1918 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 को देखते हैं। ए पर्सन अदर देन द सिटीजन मेकिंग ए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंक्लूड्स ए पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट इज कॉल्ड। सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है को कहते हैं। तो थर्ड पार्टी कहते हैं, तृतीय पक्ष व्यक्ति कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। ठीक है, थर्ड पार्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट एवरी पब्लिक अथॉरिटी शेल हैव टू पब्लिश ऑल द particulars of its organization and function duties etc। सूचना अधिकार अधिनियम की किस धारा के तहत लोक प्राधिकारी को संगठन, कार्य, दायित्वों और कर्तव्य आदि का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा बताया गया है। तो सेक्शन 4 में बताया गया है, जो यहाँ ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ आरटीआई के क्वेश्चन जो हैं नए हैं, जैसे ये क्वेश्चन भी नया है। तो इस तरह के क्वेश्चन की रिपीट होने की संभावनाएं काफ़ी बड़ी होती हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 79 को देखते हैं। हु इज द चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। ऑप्शन ए है श्री सुरेश चंद्रा, बी श्री नीरज कुमार गुप्ता, सी मिसेस वजाना एन सरना, और डी है नन ऑफ दीज। तो एक्चुअली जो बात है वो ये है कि वाई एस सिन्हा जी है ना, वो इसके हेड हैं। वाई के सिन्हा, आई थिंक यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है वो इसके हेड हैं। तो वही हैं जो 2020 से करीब हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये पहले जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वाई के सिन्हा जी के बारे में, ये पहले हाई कमिश्नर थे ग्रेट ब्रिटेन में। और फिर वहाँ से आने के बाद सिन्हा में ए एच ज़्यादा लग गया है, एक्चुअली SINHA होगा सिन्हा। तो ये काफ़ी ये बिहार से बिलोंग करते हैं। और
ये फॉरेन सर्विस से रिटर्न होकर इधर आया है। ठीक है, वाई के सिन्हा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग आरटीआई प्रोविजंस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरटीआई प्रावधानों के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन ए है अप्लीकेंट मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन शेल गिव फुल पर्सनल डिटेल्स। सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक अपना संपूर्ण व्यक्तिगत ब्यौरा देंगे। ऑप्शन बी है एन अप्लीकेंट मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन शेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गिव एनी रीजन फॉर रिक्वायरिंग द इंफॉर्मेशन। सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। ऑप्शन सी है इफ एनी एप्लीकेंट कैन नॉट मेड his request in writing, the CPIO should render all reasonable assistance to the person making the request orally to produce the same in writing. यदि कोई आवेदक अपना आवेदन लिखित में नहीं कर सकता है, वहाँ यथास्थिति सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्ति युक्त सहायता मौखिक रूप से देगा जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके। ऑप्शन डी है एन एप्लीकेंट सीकिंग इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू अनदर ऑफिस और ए पब्लिक अथॉरिटी सच एप्लीकेशन शुड बी फॉरवर्डेड विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। आवेदक कोई वैसी सूचना मांग रहा है जो किसी अन्य कार्यालय लोक प्राधिकारी से संबंधित है, वैसे आवेदक का अंतरण यथाशीघ्र किसी भी दशा में आवेदन प्रेषित की तारीख से 5 दिन के अंदर किया जाना चाहिए। तो ये भी सही है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन जो ए है सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक का अपना संपूर्ण व्यक्तिगत ब्यौरा देना होगा, ये गलत है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वह इसका सही आंसर होगा क्योंकि यही स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे हम आ गए हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीडीओ? पीसीडीओ इज ए पीरियोडिकल कॉन्फिडेंशियल डेमी ऑफिशियल होता है। ठीक है, तो हम ऑप्शन देखते हैं। परमानेंट कॉन्फिडेंशियल डेमी ऑफिशियल, तो ये परमानेंट नहीं होगा, एक्चुअली पीरियोडिकल होगा, तो ये इस हिसाब से ये रॉन्ग हो गया। पीरियोडिकल कॉन्फिडेंशियल डेमी ऑफिशियल, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। ठीक है, चलिए अब आपको इसमें एक और आता है MCDO। तो मैं चाहता हूं, जैसे कि मैं अक्सर कहता हूं कि वन साइडेड कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, तो आपको जितना आप जानते हैं एमसीडीओ के बारे में वो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है, देखते कितने लोग सही जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है स्टैंडर्ड आवर ऑफ वर्किंग फॉर इंटेंसिव वर्कर इज। इंटेंसिव श्रमिकों के लिए कितने घंटे का कार्य जरूरी है? तो एक्चुअली इसका सही आंसर होगा 42 आवर्स पर वीक। तो यहाँ ऑप्शन जो डी है वो दिख रहा है कि ये सही है, इसका आंसर होगा। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो 48 आवर्स वाला है वो कंटिन्यूअस के लिए है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस के लिए है। और हाँ, एक और है, इसी में है EI भी है, एसेंशियली इंटरमिटेंट जो कहते हैं, वो भी 48 आवर्स होता है, प्लस 12 आवर प्लस ऑब्लिक 24 आवर एडिशनल आवर्स भी उसको मिलते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है 42 आवर्स इंटेंसिव के लिए। ठीक है, और कंटिन्यूअस और EI के लिए 48 आवर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए हैं 83 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी सेड टू बी एक्सक्लूडेड क्लासिफिकेशन? निम्नलिखित में उससे कौन सा पद या समुदाय एक्सक्लूडेड वर्गीकरण में आता है? तो मेट्रोन आते हैं, सही है। रेलवे स्कूल टीचर भी आते हैं, सही है। और स्टोनो भी आते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दिस, ये सभी सही हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 कहता है RDSO स्टैंड फॉर। RDSO का क्या मतलब है? तो RDSO का जो सही मतलब है वो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा, जो सही दिख रहा है पढ़ने के बाद, वो ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग
85 पे आ गए हैं। इन कंटिन्यूअस रोस्टर लॉग ऑन मीन्स पीरियड ऑफ ड्यूटी ओवर। ठीक है, कंटिन्यूअस के लिए जो है वो 10 आवर्स है। दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो 10 आवर्स आएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और इंटेंसिव के लिए 8 आवर्स होते हैं। ठीक है, और ईआई के लिए लॉग ऑन जो होता है वो 12 आवर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैं बहुत सारे पेपर्स में देख रहा हूँ और कई पेपर्स हैं जिनका सॉल्व नहीं किया गया है, लेकिन उसमें इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये स्टार मार्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इनको सही कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 को देखते हैं। एमएससीपी स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड विद द इफेक्ट फ्रॉम। एमएससीपी स्कीम किस तिथि से शुरू किया गया था? तो 1/9/2008 से शुरू किया गया था, जो ऑप्शन ए में है। इसमें अभी एक जो सवाल चेंज होके आ रहे हैं वो पूछते हैं कि किस पे कमीशन में किया गया था। तो ये एक्चुअली 6th पे कमीशन से रिलेटेड है। ठीक है, 6th पीसी से रिलेटेड है। इज दैट क्लियर? एक तो 1/9/2008 हो गया और 6th पीसी से रिलेटेड है, तो ये कन्फर्म हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। हु इज चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो एक्चुअली ऑप्शन देख लेते हैं। ए सुनीत शर्मा थे, जो चले गए। बी अश्विनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री हैं। सी विनोद यादव, श्री विनोद कुमार यादव जी थे, वो भी फर्स्ट सीईओ एंड रेलवे बोर्ड के थे और चेयरमैन भी थे। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है विनय कुमार त्रिपाठी, जो वीके त्रिपाठी के नाम से भी जाने जाते हैं, वो यहाँ पे हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 88 को देखते हैं। RITES राइट्स फुल फॉर्म इज। तो रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज जो है वो राइट्स का फुल फॉर्म है। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। तो ऑप्शन जो दिख रहा है, रेल इंडिया टेक्नीशियन एंड इकोनॉमिक सर्विस, ऑप्शन ए है। बी है रेलवे इंडिजिनियस इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंट सर्विस, जो कि नहीं है। सी है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे जो है वो सही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 पे। द टर्म और इकोनॉमी जेम रिले इज रिलेटेड। जेम सबसे शब्द या संक्षेप संबंधित है। तो जेम जो है वो एक्चुअली मार्केटिंग से रिलेटेड है। जेम का जो फुल फॉर्म है उसको कहते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, तो मार्केटिंग से रिलेटेड है और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। द चैप्टर विच डील्स विद द जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोड और मैनुअल्स। तो जो अध्याय समान सेवा शर्तों को बताता है, निम्नलिखित में से किस कोड या मैनुअल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा आईआरसी वॉल्यूम 1। ठीक है, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1 के अंदर जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस बताया गया है। तो आईआरसी वॉल्यूम 1 यहाँ पे ऑप्शन बी में हमारा आंसर है, जो सही है। ठीक है, यहाँ पे जो ये जेम वर्ड है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये 9 अगस्त 2016 को इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 91 पे आ गए हैं। द चैप्टर विच डील्स विद द रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग ETC इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोड और मैनुअल्स। तो रिक्रूटमेंट और उससे जो रिलेटेड चैप्टर है वो जो है वो मेरे ख्याल से आईआरसी वॉल्यूम 2 में है। तो ऑप्शन डी होगा, 91 का डी। ये जो क्वेश्चन है ये गलत लग रहा है मुझे। एक्चुअली ये जो बात है वो आईआरसी वॉल्यूम 1 में है।
आईटीसी वॉल्यूम 1 का जो चैप्टर है उसके अंदर ही रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड कंफर्मेशन ऑफ री एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग जो है वो चैप्टर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल में होना चाहिए। तो यहाँ भी ये भी गलत है, तो ये करेक्ट करते हैं इसको। ठीक है, इसको करेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो 91 का क्वेश्चन है फिर से एक बार पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा है। द चैप्टर विच डील्स विथ रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग etc इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोड और मैनुअल। तो IIM वॉल्यूम 1 के तहत इसका जिक्र किया गया है जो ऑप्शन ए में है। ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन क्या है कि कई दफ़ा क्वेश्चन जैसे कि सॉल्व करते वक्त ये होता है। और इसमें ये बात ये है कि ये कोई ये जो वीडियोज़ हैं ये ये कहीं से कट या एडिटिंग नहीं की जाती है, जो डायरेक्ट मुझे समझ में आता है वो मैं इसके साथ सॉल्व करता हूँ। तो इस वजह से कभी कन्फ्यूजन हो जाए तो ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैनेज कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग 92 को सॉल्व करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ CGEGIS। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, तो देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस सिस्टम बता रहा है जबकि स्कीम होना चाहिए। तो जब सिस्टम अगर तीनों में बता रहा है तो दैट मीन्स ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, और स्कीम वर्ड कहीं पे इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो 92 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड इन लखनऊ। RDSO, ठीक है, RDSO वहाँ पे है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टडी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सही है। ठीक है, बी है IRTM, ये ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट वाला जो इंस्टीट्यूट है वो है, ये भी सही है। जगजीवन राम RPF एकेडमी, ये भी सही है। दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज जो ये सभी हैं ये सही है। तो ऑप्शन हमारा डी इज द राइट आंसर। ठीक है, विदाउट एनी कंफ्यूजन। चलिए, इंडियन रेलवे नेशनलाइज इन विच ईयर। क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो 1951 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 है। इन द बिगनिंग हाउ मेनी डिस्टेंस द फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया वाज ट्रेवल्ड। शुरुआत में भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। तो 33 किलोमीटर तय की गई थी बोरीबंदर से थाने के बीच में। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच में चली थी। तो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। तो आज की डेट के हिसाब से 169 ईयर्स बिफोर, आज अगर आज देखेंगे तो उसके हिसाब से 169 ईयर बिफोर ये चली थी। चलिए, ठीक है, और ये 33 किलोमीटर चली थी बोरीबंदर मुंबई से थाने के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट डिवीजन ऑफ द इंडियन रेलवे। ईस्टर्न मोस्ट डिवीजन जो है वो एक्चुअली तिनसुकिया है। अब क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा स्टेशन है लेडो। लेडो कम्स अंडर द तिनसुकिया। ठीक है, ये लेडो जो है वो तिनसुकिया डिवीजन के अंदर आता है। और ये पूर्वी भारत का अंतिम स्टेशन जो है वो तिनसुकिया डिवीजन के अंतर्गत आता है जिसका नाम है लेडो। ठीक है, तो ये दोनों कंप्लीट हो गए। आजकल ये भी आ सकता है कि ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, AP। उगते सूरज का देश भी इसको देश बोल रहा हूँ, सॉरी, राज्य जो है, स्टेट जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97 है। फेरी क्वीन द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्टीम लोकोमोटिव इन रेगुलर ऑपरेशन रन्स बिटवीन द स्टेशन। फेरी क्वीन जो दुनिया का सबसे पुराना वास्प इंजन है किन स्टेशनों पर चलता है।
तो दिल्ली और अलवर के बीच में इसको चलाया जाता है। ठीक है, दिल्ली और अलवर के बीच में चलाया जाएगा। तो दिल्ली और अलवर यानी कि नहीं, दिल्ली और अलवर जो है वो सही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 98 पे आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जोनल हेडक्वार्टर एंड सिटी कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जोनल प्रधान कार्यालय एवं शहर का सही मिलान नहीं है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोधपुर। तो जोधपुर एक डिवीजन है, ना कि जोनल हेड, तो उस हिसाब से ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर तो यही मिल गया है, लेकिन फिर भी हम आगे देखते हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो है वो बिलासपुर है, जो कि सही है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो हाजीपुर है, ये भी सही है। वेस्ट WCR जिसको बोलते हैं, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, ये सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। मैच द फॉलोइंग एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित का मिलान करें एवं सही विकल्प चुनें। यानी कि पद और कोटि जो कैटेगरी है उनको, और मेडिकल स्टैंडर्ड यानी कि चिकित्सा मानक है उनको। तो स्टेशन मास्टर जो है वो A2 के बराबर होता है। ठीक है, और A1 जो होता है वो लोको पायलट्स या असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं, उनके लेवल का होता है। ठीक है, कनिष्ठ अभियंता जो है वो आएगा आपको A3 में आएगा। ठीक है, और कमर्शियल क्लर्क जो है वो B2 में आएगा, और जूनियर क्लर्क का सबसे लोएस्ट जो है वो आएगा। दैट मीन्स ए का 1 होगा, तो ठीक है, यानी कि ये दोनों ही आउटडेटेड हो गए। ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। बी का होगा 3, तो 3 इसमें मिल गया, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, और ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एलिमिनेशन भी आप प्रक्रिया को पकड़े रहें। और ये क्वेश्चन जो है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, जिसका नाम है railwayexam.in। ठीक है, तो वहाँ पर जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 100। फुल फॉर्म ऑफ यूडीएम। यूडीएम इज ए यूजर डेपो मॉड्यूल। ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा, यूजर डिपो मॉड्यूल। ये वेस्टर्न रेलवे द्वारा ये किया गया था, और क्रिस के द्वारा बना हुआ है। मीडियम इज डेवलप्ड बाय क्रिस। ठीक है, और ये 2020 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये 2020 में किया गया था, 28/9/2020 को लॉन्च किया गया था। और ये पीसी शर्मा मेरे ख्याल से थे उस वक्त, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 पे आ गए हैं, जो हिंदी से रिलेटेड है। तो चलिए फटाफट देखते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। काव्य गजल संग्रह के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना के तहत प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है। तो जो पहला पुरस्कार की राशि है वो 20,000 है। सेकंड जो है वो 10,000 है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 7,000 रुपये जो थर्ड प्राइज है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 102 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रलेख राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इसका कहने का मतलब है कि जो 3(3) के अंतर्गत जो दुभाषी बाइलिंगुअल जो पब्लिश किए जाते हैं, उससे कौन सा रिलेटेड नहीं है, और या फिर वो 14 डॉक्यूमेंट जिसके अंदर बाइलिंगुअल प्रकाशित करना जरूरी है, तो वो देख लेते हैं। पहला है समान आदेश यानी कि जनरल ऑर्डर, जो कि किया जाता है। बी है अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन, और सी है अभ्यावेदन या रिप्रेजेंटेशन, यही नहीं किया जाता है। और डी है प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस रिलीज, यानी दैट मीन्स हमारा ऑप्शन सी जो है ना, वो 3(3) के अंतर्गत आता भी नहीं है, और 14 डॉक्यूमेंट्स में इसका कोई ये नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 है। हिंदी में प्राप्त 100% पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये नियम 5 कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन नंबर 104 है। रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होते हैं।
तो जो होते हैं वो अध्यक्ष रेलवे बोर्ड ही होते हैं। राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? तो ये 12 नियम हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 है, राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इस पे क्या है, 9 धाराएं हैं। ठीक है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? राजभाषा आयोग का प्रथम गठन जो है वो 1955 में हुआ था, 1955 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 108 है, लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना के तहत प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है? तो 20,000 रुपये है। ठीक है। 109 है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट। निम्नलिखित का मिलान करें और सही का विकल्प चुनें। तो राजभाषा क्षेत्र और राज्य से रिलेटेड है। क के अंतर्गत जो है वो अंडमान निकोबार आएगा, ख के अंदर जो है वो गुजरात आ जाएगा और ग के तहत ये आएगा गोवा। तो यानी कि 1 2 3 ऑप्शन ए जो होगा वही इसका सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है। हिंदी राजभाषा के विकास के लिए निर्देश का उल्लेख, जो प्रोविजन जो है वो डायरेक्टिव्स जो दिए जाते हैं, उल्लेख संविधान, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो एक्चुअली क्या है कि 351 के तहत इसका उल्लेख किया गया है और ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 351 में ही ये डायरेक्टिव्स दिए गए हैं कि केंद्र सरकार का ये होगा कि वो डेवलपमेंट पे हिंदी के डेवलपमेंट, हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट में अपना उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन करे इसके अंदर। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 110 जो कि लास्ट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो तक बने रहें और मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी नियर एंड डियर की मदद कर सकता है तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। रिक्वेस्ट करना मेरे हाथ में है, शेयर करना आपके हाथ में है। और खुद के डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए और मन लगा के काम कीजिए। आने वाले एग्ज़ाम के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं सभी साथियों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और कुछ नया सीखते हैं।